सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, GFGC चिड़गुप्पा, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से संलग्न। तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ ऑप्शनल हिंदी के 4th सेमेस्टर के 9वें सत्र में। तो इस सत्र से पहले जाने से पहले हम देखते हैं पहले सत्र में, इससे पहले के सत्र में हमने देखा कि हिंदी भाषा के विविध रूप में, संपर्क भाषा के रूप में मध्यकाल तक हिंदी किस तरह से संपर्क रूप की भाषा में बनी, तो मध्यकाल से आधुनिक काल तक किस तरह से संपर्क रूप में बनती है, तो यहाँ हम इस सत्र में हम देखेंगे। तो 14वीं 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी का अस्तित्व तो हम पाते हैं। तो वहाँ जो हिंदी है, दक्षिणी हिंदी जो है, वहाँ खड़ी बोली का ही रूप, यानी उसे खड़ी बोली का रूप ही कहा गया है। तो आधुनिक काल में संपर्क भाषा के रूप में आज हम देखेंगे। तो इस यहाँ देखने पर हमें एक रूप मिलता है कि दक्षिणी हिंदी की प्रारंभिक जो साहित्यकार थे, उनका नाम था ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज। उन्होंने मिराजुल अश्कीन नाम से उन्होंने एक रचना की थी, गद्य की रचना की थी। वहां ऐसे माना जाता है कि खड़ी बोली का पहली रचना स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली की पहली रचना जो 13वीं शताब्दी से 1430 तक उनका काल माना जाता है। जो ख्वाजा बंदे नवाज, आज भी हम उनकी दरगाह को जाते हैं, नमन करते हैं। गुलबर्गा में ही वहाँ बंदे नवाज का दरगाह है, जो कर्नाटक प्रांत के गुलबर्गा में पड़ता है। उन्होंने मिराजुल अश्कीन नाम से दक्षिणी गद्य लिखा था, जो खड़ी बोली की गद्य की पहली रचना माना गया है। खड़ी बोली अरबी, फारसी और दक्षिणी भाषाओं का मिश्रण से हुआ है। मिश्रण से इस भाषा ने उत्तर और दक्षिण के बीच में एक कड़ी का काम किया। यानी यहाँ पर खड़ी बोली के अंदर अरबी और फारसी हमने पहले भी देखा था, वहाँ मिश्रण उसके अंदर होने से दक्षिण और उत्तर भारत देश का एक कड़ी, यानी एक चैन के तरह उसने काम किया। तो हम देखते हैं आगे केरला की भाषा मलयालम शब्दावली की दृष्टि से देखें तो द्राविड़ भाषा में आता है, मगर मलयालम की शब्दावली जो है वहाँ हिंदी के अधिक निकट मानी जाती है, स्वीकार किया जाता है। तो केरला के जो तिरुविनांकुर के राजा थे तिरुनाल श्री राम वर्मा, ब्रज भाषा में अनेक पदों की उन्होंने रचना किया। कौन थे वो? केरल के तिरुवानंकुर के राजा तिरुनाल श्री राम वर्मा। उन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सारी रचनाएं किए हैं। उसका एक छोटा सा एक भाग मैं आपके सामने सुनाता हूँ। रामचंद्र प्रभु तुम बिन और कौन खबर ले मोरी। देखिए, केरल के राजा इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं। रामचंद्र प्रभु तुम बिन और कौन खबर ले मोरी, बाज रही जिनकी नगरी मो सदा धर्म की भेरी, जाके चरण कमल की रज से तिरया तरकू फेरो, और न के कछु और भरोसा हमें भरोसा तेरो। यानी किसी का भरोसा हमें नहीं है, राम जी आपका ही भरोसा हमारा आपके ऊपर है। यहाँ हम वहाँ पर इस रचना को हम देखते हैं। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में नाथपंथी, नाथ योगियों ने और महानुभाव संप्रदाय ने, विठल संप्रदाय ने आदि का हिंदी के प्रचार में पर्याप्त रुचि ली। शिवाजी महाराष्ट्र में आते तथा उनके पुत्र संभाजी हिंदी के प्रबल समर्थक रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र में हम देखते हैं संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव की रचनाएं जो उन्होंने किया था, उसमें अनेक हिंदी के पद्य मिलते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण, जागो हो गोपाल लाल
जसुदा बलि आई, जागो गोपाल लाल जसुदा बलि आई, उठो तात प्रात भयो, रजनी को तिमिर गायो। यानी सुबह सुबह, रजनी किसे कहते हैं? सुबह। उठो प्रात भयो, सुबह हो गई है, रजनी को तिमुर गयो, यानी जो रात गया है, रात निकल गया है, तिमिर हो गया, यानी समाप्त हो गया है। हेरत सब ग्वाल बाल मोहन कन्हाई, सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, ग्वाल सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, उठो यहाँ कृष्ण को उठाते। तो इसी दृष्टि से गुजरात भी किसी से कम नहीं है। नरसिंह मेहता दास दयाराम गुजरात के कवि हैं। नरसिंह मेहता और दयाराम जो है वो गुजरात के ही कवि, जिनकी हिंदी रचनाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। मीरा जी का जन्म स्थान भी गुजरात ही है। नरसिंह जी का मायरा, अष्टछाप के कवि, कृष्णदास जी की भूमि अष्टछाप जो 8 कवियों का अष्टछाप बना था, उसमें कृष्णदास जी आते हैं। उनका भी भूमि जो जन्मभूमि है वो भी गुजराती है। महिरावण सहने डिंगल मिश्रित ब्रज में यहाँ लिखा है प्रणीनी सागर महाकाव्य की रचना जो की है। डिंगल और पिंगल, राजस्थानी डिंगल पिंगल में लिखा हुआ है प्रणीन सागर महाकाव्य की रचना महिरावण जी ने किया है। वह भी डिंगल पिंगल है हिंदी के ही एक बोलियां। यहाँ अनेक विद्यालयों में हिंदी के अध्ययन कहाँ पर? गुजरात में होता था, और अन्य अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना भी यहाँ पर हुआ था। तो इसके अलावा हम देखते हैं पंजाब क्षेत्र, यानी पंजाब जो क्षेत्र था वह हिंदी का पड़ोसी ही था। हिंदी और पंजाबी क्षेत्र के लोगों के एक दूसरे के क्षेत्र में जाना हो तो बहुत सहजता से जा आ सकते थे। दोनों भाषाओं ने एक दूसरे को दूर तक प्रभावित किया है, पंजाबी और हिंदी। पंजाब के गुरु गोविंद सिंह हमारे हिंदी साहित्य में आते हैं। गिनती हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों में किया जाता है। और इसके अलावा मिर्जा खान ने भी तोहफतुल हिंद का जो रचना की थी वह ब्रजभाषा काव्य शास्त्र को प्रतिपादित करता है। इसी प्रकार भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे कि बंगाल, आसाम, उड़िया, हिंदी की प्रचार प्रसार बहुत सारा हुआ। वहां भी हम देखते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं, वह कहते हैं 1575 में बंगाल से पाठन राज्य की समाप्ति के बाद वहां मुगल राज्य का प्रसार के साथ बंगाल में हिंदी को बढ़ावा मिला। उड़िया में हिंदी का प्रवेश भक्ति कविता के माध्यम से हुआ। उड़ीसा में यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी तरफ का हम आज देख रहे हैं। तो कविता के माध्यम से उड़ीसा में हुआ। राय रमानंद 15वीं शताब्दी, जगन्नाथ दास और वंशीलाल मिश्र, ब्रजनाथ, बड़जोन, रामदास, बड़जेना, रामदास, कविचंद्र, नरसिम्हा, यहाँ सब कवि गुरु राय अनेक हिंदी कवि रहे। किसके? पंजाब क्षेत्र के। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि हिंदी कवि जो थे स्वाधीनता पूर्व या स्वाधीनता संग्राम में हम अभी देखते हैं तो आधुनिक काल के इसमें तो हिंदी एक भाषा ऐसी थी जो भारत देश के लोगों में एकता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो गई थी। यानी जब हिंदी के लिए एकता चाहिए तो भारत देश में एकता चाहिए तो हिंदी बहुत जरूरी था। यानी 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने भारत देश पर आक्रमण किया या भारत देश में आए, फिर अपना व्यापार बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच इंडिया कंपनी,
इन कंपनियों के जरिए भारत देश में अपना राज्य स्थापित किया। तो इस राज्य क्षेत्र में स्थापित करने के बाद हमारे भारतवासियों को लगने लगा कि हम पराधीन हो गए हैं, उनका ही पूरा कानून चलने लगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया है, आगे आके हमें लगने लगा कि हम पराधीन हैं। तो इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ में हमने कई विरोध किए हैं। तो इस विरोध में जो भारतीयों की एकता प्रदान करती है वहाँ हिंदी थी। तो किस तरह से थी वहाँ देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में हिंदी सभी क्षेत्रों में जाकर राष्ट्रीय एकता का मजबूती के लिए वहाँ कार्य किया। हिंदीतर क्षेत्र जो थे, यानी दक्षिण भारत हिंदीतर क्षेत्र में माना जाता है। तो हिंदीतर क्षेत्र में स्वाधीनता सेनानियों ने, नेताओं ने हिंदीतर क्षेत्रों में जाकर भाषाविदों ने, साहित्यकारों ने, सभी ने एक मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करते हुए सभी क्षेत्रों के निवासियों को हिंदी में काम करने और बात करने के लिए सभी लोगों ने प्रोत्साहित किया। और सन 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ वहाँ था उदात मार्तंड। बंगाल के कोलकाता में इसका प्रकाशन हुआ था। और एमए हिंदी का पाठ्यक्रम सबसे पहले कोलकाता में विश्वविद्यालय में ही प्रारंभ हुआ। हिंदी के अनेक प्रमुख रचनाकार गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों से रहे हैं। हिंदुओं के अनेक प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे अहिंदी भाषा क्षेत्र में है, वहाँ आना जाने से भी हिंदी का प्रसार, अहिंदी क्षेत्र में जब जाते थे तो हिंदी वाले लोग हिंदी बात करने से अहिंदी क्षेत्र के लोग भी हिंदी समझ सकते थे। जैसे कि द्वारका, पुरी, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी प्रतिदिन हजारों लोग जाते थे और हिंदी भाषी क्षेत्र के साथ तीर्थों में आना जाने से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में काम करने लगी। और देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी एक संपर्क की भाषा के रूप में उभर कर आई। और इसी तरह व्यापार के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि हिंदी व्यापार क्षेत्र में आज भी, यानी भारत देश में आज भी हिंदी भाषा से ही सभी जो अपने प्रोडक्ट्स है वो बेचते हैं। यानी भाषा नहीं है तो आपका सामान नहीं जाएगा। तो भाषा के माध्यम से ही कहते हैं ना, हम लोग एडवर्टाइज जब देखते हैं तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को समझते हैं उन्हीं की भाषा में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विज्ञापन देखते हैं वह हिंदी में ही होते हैं। तो ये विज्ञापन क्या है, एक तरह से व्यापार है। यानी स्वस्थ रहना है तो रोज रिवाइटल, जैसे इस तरह से स्वस्थ रहना है, ये सब कुछ भाषा से ही निकल के आता है। तो इस तरह से हिंदी और अहिंदी तो संपर्क हुआ। और यहाँ पर आगे देखते हैं, हिंदी और अहिंदी क्षेत्रों के निवासी एक दूसरे के क्षेत्रों में जाकर जो बातें करते थे, वहाँ भी जो माध्यम था वहाँ भी हिंदी ही था। कुछ लोगों को लगता है कि व्यापार आदि में संपर्क भाषा अंग्रेजी ज़्यादा काम करती है, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि आज देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोग काफ़ी मिल जाते हैं, मगर किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। इंग्लिश में आपको एडवर्टाइज दिया जाए तो आप लोग जाहिर है उससे समझेंगे, सभी लोग, घर के पूरे लोग नहीं, थोड़े लोग जो भी हैं वो लोग समझ जाएंगे। तो इसके हिसाब से वहाँ आज भी थोड़ी है, आगे भी थोड़ी ही रहेगी अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या। यहाँ क्यों ऐसी रहेगी? क्योंकि यहाँ भाषा कठिन है। हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, साधारण मनुष्य भी उसे ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हम सब तरफ, यानी व्यापार के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो या धर्म यात्रा के क्षेत्र में हो, तो हर जगह पे हम हिंदी देखते हैं। तो अंग्रेजी को हम
एक राष्ट्रभाषा के रूप में या एक भारत के एक राष्ट्र में पूरी अंग्रेजी छा जाए, ऐसे नहीं, संभव नहीं है। भारतीयों को भारत की ही कोई भाषा पसंद करनी होगी। यानी भारत अंग्रेजी को हम भारत का राष्ट्रभाषा या भारतीय भाषा पर नहीं बना सकते। तो बनाना है तो भारत का ही एक भाषा होनी चाहिए। तो भाषा कौन सी हो जो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा 65% हिंदी भाषी है हमारे देश में। तो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में हमें मानना ही पड़ेगा। और संपर्क भाषा बनाने में बॉलीवुड का काम भी बहुत है। यानी हिंदी फिल्मों का सबसे अधिक निर्माण जो बॉलीवुड जो मुंबई में है वहां पर होता है। मुंबई व्यापार का भी एक गढ़ है। रेडियो टीवी माध्यम से हिंदी का प्रसार होता रहता है। सारे भारत के लोग हिंदी को थोड़ा बहुत जानते हैं और समझते ही हैं। दिल्ली में ही लगभग पूरे भारत के लोग एक साथ रहते हैं और हिंदी के माध्यम से सारे कार्य वहां करते हैं। यानी तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयाली हो, सभी लोग जब दिल्ली में जाके रहते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा से व्यापार नहीं कर सकते या अपने जरूरत की चीजों को वहां खरीद नहीं सकते। वहां जाके फिर भी वहां संपर्क के भाषा के रूप में हिंदी को ही अपना माध्यम बनाना है और हिंदी को माध्यम ही बनाते हैं और अपना काम निपटाते हैं। गुजरात जो है, मैं पहले ही कह दिया हूं कि हिंदी प्रचार में बहुत योगदान रहा। इसके मूल कारण थे गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो आजकल अनेक गुजराती संत मुरारी बापू, आसाराम जी आदि हिंदी में ही अपने कथाओं का प्रवचन करते हैं और हिंदी को ही अपना संपर्क भाषा के सूत्र में अपना लिए। यदि आंकड़ों पर दृष्टि डाले तो यहाँ स्पष्ट होता है कि भारत की एकमात्र संपर्क भाषा है वह है हिंदी। लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी को जानने और बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तो इसका एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ। 1991 में जब जनगणना होती है उसके अनुसार अहिंदी क्षेत्र यानी जो कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, या हम कह सकते हैं इधर केरला, तमिलनाडु, ये अहिंदी क्षेत्रों में आते हैं। तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदी बोलने वालों की संख्या है वह 90% है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में 80% और गोवा 70%, दीव दमन में 65%, दादरा और एवं नगर हवेली, सिक्किम, उड़ीसा, ये जो आंकड़े हैं 1991 के आंकड़े हैं जनगणना में। हिंदी कितने लोग जानते हैं उसके बारे में। तो सिक्किम उड़िया में 60%, असम में 50%, कर्नाटक में 45%, आंध्र प्रदेश में 40%, केरला मिजोरम में 35%, अरुणाचल मणिपुर मेघालय में 30%, नागालैंड त्रिपुरा में 20%, पांडिचेरी तमिलनाडु में 20%। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार आदि में 100% हिंदी समझते हैं। यानी उनका मातृभाषा भी वही है, संपर्क भाषा भी वही है, राजभाषा भी वही है, संघ की भाषा भी वही है। तो जो लोग हिंदी जानते हैं, इस प्रकार संपूर्ण भारत में हिंदी जानने वालों की संख्या 1951 में, यानी आज को 30 साल हो गए हैं, तो अभी तो बहुत बढ़ गया है हिंदी। तो हिंदी जानने वालों की संख्या लगभग प्रतिशत में निकाला जाए तो 73% हिंदी बोलने वाले लोग लगभग। और हिंदी संपर्क भाषा होने का कारण सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है। यानी हमारा हिंदी का संपर्क भाषा ही है। संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा से एक अर्थ भिन्न होती है। राष्ट्रभाषा जो होता है वहाँ मानक रूप को महत्व दिया जाता है। राष्ट्रभाषा में भाषा के मानक रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु संपर्क भाषा में दो भिन्न भाषियों के बीच में संपर्क बनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य अपनी बात को दूसरी तक संप्रेषित किया जाए, यानी संपर्क भाषा में। मगर उसमें अनगढ़ता, व्याकरण दोष और अन्य भाषाओं का मिश्रण स्वाभाविक होता है। यानी प्योर एक भाषा नहीं हो सकती, उसके अंदर
कुछ गलतियां हो सकते हैं, व्याकरण दोष हो सकते हैं। तो भारत संपर्क भाषा हिंदी के रूप में उसे लिया है। यहाँ हिंदी कभी संपर्क भाषा रूप से छोड़कर अछूता नहीं बन सकता। भारत के अनेक भाषाओं के शब्दों को समावेश भी हिंदी में हुआ है, जैसे कि बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम आदि भाषाओं के अनेकानेक शब्दों को हिंदी ने ग्रहण किया है। यह हिंदी की सर्वदेशिकता का और संपर्क भाषा का रूप में उसकी क्षमता का परिचायक हम देखते हैं। तो इसीलिए सुनीता कुमार चटर्जी ने कलकत्ता के सम्मेलन में स्वागताध्यक्ष के जरिए अपने रूप में, अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हिंदी को सबसे अधिक संख्या भारतीय लोग समझ लेते हैं, चाहे इसके टूटे फूटे बाजारू रूप में या पछाही मुहावरों के मुताबिक इसके शुद्ध हिंदी रूप में, यानी टूटे फूटे रूप में भी जानते हो या मुहावरों के रूप में, साहित्यिक रूप में जानते हो, मगर सबसे ज्यादा लोग हिंदी को भारत देश में ज्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे अधिक संख्या के लोग इसे बोल सकते हैं। और चूंकि उत्तर भारत में विभिन्न प्रांतों की भाषा और साहित्य की धाराएं नदियों की तरह सदियों से हिंदी में बहती जा रही है, इसलिए हिंदी को आधुनिक भारत की भाषाओं में समानों में प्रथम और आधुनिक भारत की प्रमुख बोली मानना पड़ेगा। यहाँ बात सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने कलकत्ता के सम्मेलनाध्यक्ष के रूप में यहाँ भाषण किया था। तो हिंदी के संदर्भ में चटर्जी उपयुक्त मत आज भी 100% सही है और हिंदी आधुनिक भारत की सर्व प्रमुख भाषा के रूप में है। तो संपर्क भाषा के रूप में इतना सब कुछ होने के लिए होते हुए भी वहाँ हमारी आज राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हमें संपर्क भाषा को ही अपनाना पड़ेगा, इसे छोड़ के हम नहीं जा सकते। तो इसी के साथ हमारा हिंदी की संपर्क भाषा का सत्र यहाँ समाप्त होता है। तो हिंदी हमारी संपर्क भाषा है और हिंदी से ही हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का रूप मिलना है और मिलेगा। संविधान में राजभाषा की जो रूप है वो हिंदी को मिली हुई है। तो राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा की अवधारणा क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अगले सत्र में, यानी अगले 2-3 सत्रों में इसका अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज संपर्क भाषा के रूप में, आधुनिक भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन हमने किया। इसमें हमने देखा कि बॉलीवुड से लेकर साहित्य तक, व्यापार से लेकर पत्र पत्रिकाओं तक, टीवी विज्ञापन माध्यमों तक हिंदी संपर्क भाषा रही है। तो इस संपर्क भाषा का अध्ययन हम लोगों ने आज के सत्र में किया। तो अगले सत्र में हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में देखेंगे हिंदी को। तो इसी के साथ मेरा आज का सत्र समाप्त होता है। सभी लोग घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें, यहाँ आशा करते हुए मैं आज का सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।